हो गया, ओके करो। देखिए, थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग के लिए ये जानना ये है, सबसे पहले कौशल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस कौशल में पठन कौशल पढ़ रहे हैं। पठन कौशल को हम लोग दूसरा नाम कौन सा कौशल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये थोड़ी जानकारी आज चूंकि बताएंगे। एक पठन कौशल, ये पढ़ रहे हैं पठन कौशल। यही ना बता रहे हैं। जानना ये है कि पठन कौशल को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? रीडिंग स्किल्स बोलते हैं ना। तो ध्यान देना है, ये जो है हिंदी के लिए इसके दो शब्द का रीडिंग से हिंदी में यदि मीनिंग देखा जाए तो इसका दो मीनिंग निकलता है। ठीक है, एक पठन जब हम लोग करते हैं तो कहते हैं ना हम लोग किसी को कि पढ़ो, अच्छी से पढ़ाई करो, या बोल बोल के पढ़ो, ऐसे बोलते हैं। तो बोलना दैट मीन्स ये जानना ये है कि उसका वाचन करो। समझ में आ रही बात? यानी उसका पढ़ना का मतलब वाचन करना भी होता है। तो यहाँ ध्यान देना है, पठन कौशल का दूसरा नाम वाचन कौशल भी है। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि अंग्रेजी में इसका जो मीनिंग है वो रीडिंग है, लेकिन इसका व्यापक अर्थ यदि कहा जाए तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वाचन और पठन में थोड़ा सा अंतर है, और अंतर यह है कि पठन का मतलब होता है व्यापक स्तर पर, बृहद पैमाने पर पढ़ाई करना, लेकिन वाचन का मतलब होता है जोर जोर से बल लगा करके पढ़ना। ठीक है, और इससे क्या होता है, श्रोता भी आपकी पढ़ाई का आनंद लेते हैं, यानी उसको भी सुनते हैं। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग, साधारणतया अंग्रेजी में साधारणतया अच्छा, हेडिंग बता दें? ठीक है, हेडिंग पहले लिख लीजिए तब। इसका हेडिंग लिखिए, वाचन और पठन में अंतर। थोड़ी सी जानकारी लेना है, वाचन और पठन में अंतर। ठीक है, और वाचन की प्रकृति तथा वाचन की प्रकृति। अभी शुरू करेंगे तभी बताएंगे कि पठन को वाचन कौशल कैसे बोलते हैं। तो लिख लीजिए, साधारणतया अंग्रेजी में लिखिए, साधारणतया अंग्रेजी में रीडिंग शब्द के लिए रीडिंग शब्द के लिए हिंदी के दो शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदी के दो शब्दों का प्रयोग होता है।
वे शब्द हैं वाचन और पठन। वे शब्द हैं वाचन और पठन। पठन का अर्थ व्यापक होता है। पठन का अर्थ व्यापक है। यहाँ ऊपर में ही लिख लीजिएगा, मूलतः ऐसे, मूलतः इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर है, ऐसे लिखिएगा। वाचन और पठन, मूलतः इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। पठन का अर्थ व्यापक है और वाचन का अर्थ और वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके। इसको लिखिए पहले। हो गया। देखिए, साधारणतया अंग्रेजी में रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में दो शब्दों का प्रयोग होता है, जो अभी पढ़ाए थे। वे शब्द हैं वाचन और पठन, और मूलतः इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? पठन का अर्थ व्यापक होता है, जबकि या और वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, और जिसका आनंद श्रोता भी ले सके। ठीक है, यानी जोर जोर से जब कोई पढ़ता है तो सुनने वाले, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप बेहतर तरीका से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ में क्लियरिटी है, स्पष्ट है, आप बढ़िया से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अगर यदि जोर जोर से ना पढ़ूँ, बढ़िया से नहीं बताऊँ, तो आप, मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके। ठीक है, यदि देखा जाए मुख्य रूप से, तो अब हम लोग पठन कौशल को क्या वाचन कौशल बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो पठन और वाचन एक तरह से एक ही हुआ ना। हाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ लिखाने का मकसद ये हुआ, बृहद पैमाने पर, व्यापक का मतलब बृहद पैमाने पर, बड़े रूप में, ठीक ना, विशाल, विराट जिसको कहते हैं, इसको बोलेंगे। ठीक, आगे देखिए। अब जो है पठन या वाचन कौशल के प्रकार, आप बोल सकते हैं पठन या वाचन के प्रकार, है ना। आप ध्यान देना है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सस्वर पाठन और एक मौन पाठन। इसके कितने प्रकार? दो, ध्यान से दीजिए। एक एक दो प्रकार। एक होता है सस्वर
पाठन, और एक पठन, सॉरी, स्वस्वर पठन या वाचन, और एक होता है मौन पठन या वाचन। माने ये भी बोल सकते हैं, आपको परीक्षा में भी आएगा, मौन वाचन, मौन पठन, सस्वर वाचन, सस्वर पठन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सस्वर पाठन का दूसरा नाम हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं मुखर पठन या वाचन। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सस्वर पठन का मतलब होता है कि बोल करके पढ़ना। शॉर्ट में ये जानिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं बोल करके पढ़ना। यह समझने के लिए होता है, बोल कर पढ़ना, और यह जो होता है ना, यह समझने के लिए समझने के लिए के लिए होता है। ध्यान से सुनिए, अब मौन पठन का मतलब होता है मन ही मन पढ़ना। अभी इसका पूरा विस्तार बताएंगे, मन ही मन पढ़ना, और बोल सकते हैं यह अर्थ या सारांश ग्रहण करने के लिए होता है। यह अर्थ या सारांश ग्रहण करने के लिए होता है। यह अर्थ या सारांश ग्रहण करने के लिए होता है। आप लोग पहले इसको उतारिए, बढ़िया समझिए। हो गया? देखिए, तो पठन या वाचन के प्रकार, पठन कौशल बोले या वाचन कौशल बोले, अब क्लियरिटी हो गया ना? तो ये इसके दो भेद हुए, मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक सस्वर पठन या वाचन, इसी का दूसरा नाम मुखर पठन या वाचन बोलते हैं, मौन पठन या वाचन। ये सस्वर वचन वाचन का मतलब होता है बोल करके पढ़ना, बोल बोल करके पढ़ना। यह एक्चुअली जब हम लोग जिस गद्यांश या पद्यांश या जो लेख को पढ़ते हैं, वह लेख को बोल बोल करके इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमें उस गद्यांश या पद्यांश में लिखी हुई बात को समझ में आ जाए। ठीक ना? और मौन पठन या वाचन का अर्थ होता है मन ही मन पढ़ना। अब जब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कौन सा वाचन करते हैं पढ़ाई के क्रम में, है ना? ये आप लोग कौन सा वाचन करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? तो मन ही मन पढ़ना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह अर्थ या सारांश को ग्रहण करने के लिए होता है। आपको एक अवतरण दे दिया गया है, एक गद्यांश दे दिया गया एक पेज का, बहुत बढ़िया से सुनिए, इसको दे दिया गया, आप उसको मन ही मन पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इसका बेहतर सार या अर्थ कैसे अपने आप में कर सकते हैं, ये मौन पठन से ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना? तो देखिए, अब थोड़ी सी जानकारी आप लोग ये भी जानना है कि ये उपर्युक्त दोनों के अलावे आप लोग को देखे होंगे एक तीसरी स्थिति आती है, जो सस्वर वाचन
और मौन वाचन, दोनों के बीच की एक स्थिति है, तीसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति है जिसको हम एक दो दिन पहले बताए थे, बुद बुदा करके पढ़ना या फुसफुसा करके पढ़ना। पढ़ते समय ऐसा करते होंगे आप लोग, है ना? एकदम अजीब तरह से पढ़ते हैं। तो इसको भी एनसीईआरटी की किताब शिक्षण विधि का जब हम बुक अपने आप में मंगवाए तो उसका तो वर्ड काफ़ी कठिन है। जिस वर्ड को हम यदि इस्तेमाल करने लगे तो आप लोग 50% के दिमाग से बातें निकल जाएगी, है ना? तो उसमें ये भी बात उल्लेख है कि मौन पठन और सस्वर पठन के बीच की एक अलग स्थिति है जिसमें लोग बुदबुदा करके पढ़ते हैं और एक फुसफुसा करके पढ़ते हैं। तो ये भी होते हैं। दूसरी बात, बच्चे हैं या कोई नव प्रशिक्षु हैं विद्यार्थी, अगर यदि वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो वह पहले तरीके से पढ़ते हैं। बोल बोल के पढ़ते हैं कि नहीं बताइए? देखे होंगे आप लोग, बोल बोल के हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं शुरू शुरू। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि धीरे धीरे पढ़ने के क्रम में हम लोगों की जो तन्मयता है, तारतम्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, और गंभीरता जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो बढ़ने के बाद फिर हम लोग पुनः क्या करते हैं, उसकी दूसरी स्थिति की ओर परिणत हो जाते हैं। मतलब सस्वर वाचन से बढ़ करके किस में चले जाते हैं? मौन वाचन में। आप देखे होंगे कि आप लोग को कहा जाए कि 2 पेज पढ़िए तो ठीक 10 लाइन 15 लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, लेवल है पढ़ने की, वो धीरे धीरे बोलने की लेवल है। पहले इतने जोर से पढ़ रहे थे, धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोग कंटिन्यूटी ऐसे, और धीरे 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 फुसफुसाने की ओर चले आएंगे। ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं बताइए? और फिर अंत में क्या हो जाते हैं, मन ही मन पढ़ने लगते हैं। यानी कैपेसिटी, तारतम्यता हम लोग में घटती जाती है और गंभीरता बढ़ती जाती है। तो फिर क्या होता है, हम लोग उस स्थिति में चले आते हैं। ठीक ना? तो यहाँ ये भी जानना है, कहने का मतलब हुआ पढ़ना मौखिक रूप में शुरू करते हैं। शुरू में पढ़ना मौखिक रूप में आंख के माध्यम से। क्या इसको लिखा दूं या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे? तो ये लिख सकते हैं, नोट में आप थोड़ी सी नोट लिख लीजिए। लिखिए, उपर्युक्त के अलावे एक तीसरी स्थिति भी है। उपर्युक्त के अलावे एक तीसरी स्थिति भी है जो दोनों के बीच की है, जो दोनों की बीच की है, और वह है बुदबुदाकर या फुसफुसाकर पढ़ना। बुद बुदा कर या फुस फुसा कर पढ़ना। बच्चे या नव प्रशिक्षु, बच्चे या नव प्रशिक्षु, बच्चे या नव प्रशिक्षु पढ़ने की शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत पहले तरीके से करते हैं, पहले तरीके से करते हैं। धीरे धीरे जैसे उनकी
धीरे 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 जैसे उनकी तन्मयता तन्मयता और गंभीरता बढ़ती जाती है और गंभीरता बढ़ती जाती है, वे दूसरी विधि की ओर वे दूसरी दूसरी विधि की ओर उन्मुख होते जाते हैं, उन्मुख होते जाते हैं। अर्थात पढ़ना मौखिक रूप में शुरू होता है, अर्थात पढ़ना मौखिक रूप में शुरू होता है। जैसे देखिए एक सिंबल बता देते हैं, आँख, मुख और मन। अथवा आँख, मुख, आँख, मुख, उसके बाद कान और उसके बाद मन के क्रम। क्या बोले, ये समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक, देखिए। अच्छा अच्छा, उतार रहे हैं, ठीक। दिक्कत हो रही क्या आप? नहीं नहीं, देखिए अब उपर्युक्त के अलावा एक तीसरी स्थिति भी है जो दोनों के बीच की है। क्लियर? बच्चे या नव प्रशिक्षु पढ़ने की शुरुआत पहले तरीके से करते हैं, धीरे धीरे जैसे उनकी तन्मयता और गंभीरता बढ़ती जाती है वे दूसरी विधि की ओर उन्मुख होते जाते हैं। क्लियर है? जैसे आप देखिए, पढ़ना एक मौखिक रूप से शुरू होता है, जैसे आंख के माध्यम से देख करके मुख के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं और मन ही मन अंतर मन से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो जब तक आंख और मुख और ये ना करे तब तक आगे कुछ कर ही नहीं सकते, है कि नहीं बताइए? जैसे आप भी देखे होंगे कि कहा जाता है ना कि पैसे कम हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो जिह्वा को, आंख को और मन को, है कि नहीं बताइए? पैसे खूब है तो तुरंत आदेश, पैकेट में जेब में पैसे हैं। आप लोग तो एमएलए नहीं ना है, बड़े बड़े लोग ने। एमएलए मतलब क्या हुआ? एमएलए, इधर भी मेले एमएलए और एमएलए 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 और इधर भी मेले इधर भी मेले, यानी कहने नहीं हमें एमएलए, है कि नहीं बताइए? पैसे ही पैसे हैं उन लोग के पास, यानी पूंजीपति वर्ग के लोग, कहने का मतलब। तो उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करना है, तो जीवा को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं आंख के माध्यम से, है? हमारे, ठीक है। देखिए
तो आंख, मुख और मन, अथवा ये भी बोल सकते हैं आंख, मुख, कान और मन के क्रम। ये एक सिंबल है कि इस रूप में बच्चे सीखते हैं, ठीक ना, ये जानना है। उसके बाद धीरे धीरे यह स्थिति जब कंट्रोल हो जाती है तो इसको ऐसे कर, उतार लिए। उसके बाद धीरे धीरे यह मानसिक स्थिति ऐसे हो जाती है, धीरे धीरे मानसिक स्थिति कैसे होती है। हाँ, उसी के नीचे लाइन, धीरे धीरे वह, ऐसे लिखिए, धीरे धीरे वह मानसिक स्थिति की ओर आ जाती है। कैसे? आंख और मन के क्रम, डायरेक्ट आंख और मन के क्रम होता है कि नहीं, बोलिए। मुख का उपयोग बहुत, मन बस आंख और मन, मुख तो मेरा चुप हो जाता है कि नहीं, बताइए। अभी कैसे क्रम अभी दिखाएंगे कैसे करते हैं इसको। मन के क्रम में या चुपचाप पढ़ने में तब्दील हो जाता है, क्रम में, अथवा ये भी होता है, अथवा चुपचाप पढ़ने में तब्दील हो जाता है। हम जैसे लिख रहे हैं ना, आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा कॉपी में, ठीक ना। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन कर दिए, ताकि फिर उसको आप थोड़ा पार्ट बाय पार्ट दिखना चाहिए उसे पढ़ाई के क्रम में। अब देखिए, सस्वर पठन या वाचन पर चर्चा करते हैं, क्या है इसके भेद पर चर्चा करते हैं। हो गया? बढ़ाऊं आगे क्या? हाँ, क्वेश्चन आएगा। अभी जितना जो व्याख्या सुन रहे हैं ना, इसी से 3-4 क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन हम देंगे आपको। ये पठन कौशल कंप्लीट करने दीजिए, और ये शिक्षण विधियां जो पढ़ाए हैं सो लगभग 100 क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को इसी पर पीडीएफ में इसी से करवा देंगे, यहीं से लोड करवा करके, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि उम्मीद है कि वही क्वेश्चन भी रहेगा, थोड़ा बहुत उसी में क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। देखिए, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, चूंकि ये है सस्वर वाचन या पठन के प्रकार जानना है। देखिए यहाँ सस्वर वाचन या पठन के प्रकार पर हम लोग चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी जानकारी आप लोग को बता रहे हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। ध्यान दीजिएगा, एक हो गए आदर्श वाचन और एक हो गए अनुकरण वाचन। अब ध्यान देना है, आदर्श वाचन के भी 2 प्रकार हैं। आदर्श वाचन कौन कर सकता है, बताइए आप लोग। एक टीचर भी करेंगे, आप भी कर सकते हैं। एक होता है शिक्षक के द्वारा, यानी अध्यापक के द्वारा भी, और एक छात्र के द्वारा भी होता है कि नहीं, बताइए। आप आदर्श वाचन वो भी कर सकते हैं। अब छात्र भी आदर्श वाचन करेंगे तो 2 तरह के आदर्श वाचन होता है, याद रखना है, एक वैयक्तिक वाचन और एक सामूहिक वाचन। इसके भी 2 हैं, वैयक्तिक वाचन या पठन और एक सामूहिक
वाचन या पठन। हो गया। देखिए, हम आदर्श सस्वर वाचन या पठन के दो प्रकार हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। अरे हाँ ठीक, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के भी दो प्रकार हैं। आदर्श वाचन दो तरह से किया जाएगा, एक शिक्षक भी आदर्श वाचन करेंगे, छात्र भी आदर्श वाचन करेंगे, ठीक ना। अब आदर्श शिक्षक छात्र के द्वारा दो तरह का वाचन होगा। ये भी छात्र वैयक्तिक रूप से, इसको व्यक्तिगत बोलते हैं, वैयक्तिक का दूसरा नाम व्यक्तिगत भी है, ठीक है ना। व्यक्तिगत अकेले इंडिविजुअल, और एक सामूहिक रूप से समवेत वाचन करेंगे मिल करके। तो यहां ध्यान देना है कि यदि बच्चे शिक्षक आदर्श वाचन कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। समझ में आ रही बात ना, बच्चे अनुकरण करेंगे। और अगर यदि छात्र, ये बच्चे आदर्श वाचन कर रहे हैं तो शिक्षक का भी काम है कि बच्चे का अनुकरण करना, कि आप ऐसे बोल रहे थे तो कितने अच्छी, कितना परसेंट आप बेहतर वाचन आप कर रहे हैं। तो दोनों में क्या है, कुछ अंतर नहीं है। शिक्षक के द्वारा भी आदर्श वाचन किया जा सकता है और अनुकरण किया जा सकता है, बच्चे के द्वारा भी अनुकरण और आदर्श वाचन किया जा सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो यहां ध्यान देना है कि अब हम सस्वर वाचन या पठन के मुख्य उद्देश्य क्या है, उसमें होता क्या है, बच्चे किस रूप में इससे प्रभावित होते हैं, सस्वर वाचन से क्या फायदे हैं, उसको जानना है, ठीक है। देखिए, लिखिए अब। ये कैसे हमारा हो जाता है, सस्वर वाचन या पठन। लिखिए इसका। सस्वर का अर्थ है, सस्वर का अर्थ है जोर से अथवा जोर से अथवा स्वर सहित वाचन करना, अथवा स्वर सहित वाचन करना। अनेक अनौपचारिक अवसरों पर अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय, व्याख्यान देते समय वाद विचार एवं गोष्ठियों में अपनी बात को, एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए
यही वाचन का रूप प्रयुक्त होता है। यही वाचन का रूप प्रयुक्त होता है। दूसरा, शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन, शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं बल्कि वक्ता का अपना, यही नहीं बल्कि वक्ता का अपना, बल्कि वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखर उठता है, निखर उठता है। सस्वर वाचन में, सस्वर वाचन में व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास जागृत होता है। भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। संकोच समाप्त हो जाता है। संकोच समाप्त हो जाता है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। आपकी झारखंड में जो भी बहाली परीक्षा आने वाली जेट की ना, आप ये सब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बात आपको फर्स्ट पेपर में बहुत क्लियर हो जाएगा। कुछ शिक्षा नहीं रुचि, हाँ बहुत तरह की है इसमें, वो बाद में उस पर डिस्क बताएंगे। लेकिन मतलब ये आप यदि भाषाई कौशल ये सब अच्छे से पढ़े रहे ना तो आपकी समझ में आने लगेगी बहुत। हो गया, देखिए। अच्छा, हाँ पढ़िए, अभी तो बहुत बढ़िया प्रोफेसर बनने का मौका मिल गया आप लोग के लिए। करेगा, है थोड़ा अंतर है, सिलेबस बहुत बढ़िया है, पढ़ाने में तो है, अच्छा है। ठीक है, देखिए आप, सस्वर का अर्थ क्या है? जोर से अथवा स्वर सहित वाचन करना। ठीक, अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विचार एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए यही वाचन का रूप प्रयुक्त होता है। क्लियर? सस्वर वाचन, इससे क्या फायदे हैं? शुद्ध और प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है।
देखते हैं कोई कहता है ना, तो जब मंच पे कोई जाता है तो सब लोग बोलते हैं ये अच्छे वक्ता हैं, इनकी बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया से बोलते हैं, तो सब एकाग्रचित होकर के सुनने का प्रयास करते हैं कि नहीं, बताइए। कहने का मतलब हुआ कि वो शुद्ध और प्रभावशाली ढंग से अपनी व्याख्या करते हैं। ठीक है। यही नहीं बल्कि वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखर जा उठता है, यानी उसकी पर्सनालिटी भी उससे डेवलप होती है। यदि कोई 10, 20, 50, 100, 5,000, 10,000 लोग यदि वांट करे 2-4 लाख, तो लगे कि हाँ वो भी अच्छा गौरवान्वित महसूस करता है कि नहीं। तो एक बार आने से थोड़ी होता है। यहाँ एक बार आपको यदि बुलाया जाए तो आप नहीं सकेंगे ना। अब ऐसे 1,000, 5,000, 10,000 की भी भीड़ रहेगी, मुझे पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे उस समय पढ़ा दूंगा। यहाँ तो लगा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, समझिए, है कि नहीं। तो ऐसा हेजिटेशन दूर हो जाता है ऐसे सस्वर वाचन से। सस्वर वाचन में व्यक्ति में आप आत्मविश्वास जागृत होता है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप एक बार गाना गाएंगे तो थोड़ा डर लगेगा, एक बार कोई पढ़ने के लिए बोला जाए, कितनों अधिक उच्च स्कॉलर आप हैं पढ़ने में, थोड़ी सी निर्भीकता घट जाती है, लेकिन 2-4 बार आते आते आप में ये निडरपन हो जाएगा और आप बोल्डली फेस होने लगेंगे और अच्छा तरीका से पढ़ाई करने लगेंगे, बताएंगे भी किसी को, है ना। तो ये तरकीब आपको लाना है, अपने से लाना है, कोई कर नहीं देगा, ये खुद से आपको करना है। अब क्या है, साथ ही साथ भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। अब जितना बोलेंगे, शायद मैं अभी जैसे बोलता हूँ आप लोग के बीच में, रात में 10 मिनट जरूर सोचते हैं कि आज जो मैं पढ़ाया था कि कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक ना हुआ, चूंकि मैं काफी थका हारा तुम लोगों के, आप लोगों के बीच में आते हैं, सॉरी, आप लोग के बीच में आते हैं, है कि नहीं, बताइए। और मैं शुरू जब आप लोगों के बीच में आऊं, जिस समय मैं क्लास नहीं लूं उधर, और यहाँ बीच में आऊं, उस समय मेरे चेहरे का जो एक्सप्रेशन होगा, बोलने का जो स्टाइल होगा, इससे कहीं और बेहतर दिखेगा उस समय, है कि नहीं, बताइए। क्योंकि 5 घंटे स्कूल का काम करते हुए चेहरे में सारी रौनक घट जाती है, इसीलिए मैं तैयार नहीं होता था पढ़ाने के लिए। समझ में आई बात ना, यही कारण है और कुछ नहीं। तो अब क्या है, संकोच में समाप्त, देखिए संकोच समाप्त हो जाता है और नेतृत्व गुणों का भी विकास होता है। ये ध्यान देना है, सस्वर वाचन से इतने फायदे हैं। अगला है सस्वर वाचन का अर्थ, देखिए अब पूरा, स्वर, अरे बड़ा गलती हो जाता है थोड़ी सी, सस्वर वाचन या पठन का अर्थ। अर्थ लिखिए, जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं, जब लिखित भाषा में भावों एवं लिखित भाषा में, यहां लिखिए व्यक्त, लिखित, जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए, एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके, ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वह, पढ़ते हैं तो वह सस्वर वाचन कहलाता है, वह सस्वर वाचन कहलाता है।
इसे मौखिक पठन भी कहते हैं। इसे मौखिक पठन भी कहते हैं। अब सस्वर वाचन के उद्देश्य बालकों को शुद्धोच्चारण करने योग्य बनाना, बालकों को शुद्ध लिखिए, शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना। दूसरा, बालकों को उचित स्वर यति गति, बालकों को उचित स्वर यति गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करना, पठन की योग्यता प्रदान करना। तीसरा, बालकों को ध्वनियों के उचित, बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में निपुण बनाना, निपुण बनाना। इतना उतारिए पहले। हो गया? अच्छा अच्छा। हाँ, बता रहे हैं, पहले उतारने दीजिए, मेरे को दिमाग भटक जाएगा फिर। ठीक, देखिए पहले समझिए, सस्वर वाचन या पठन का मुख्य अर्थ क्या है, किसे कहते हैं? जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ना, ध्वन्यात्मक समझ रहे हैं, ध्वनि के साथ पढ़ना करके पढ़ते हैं तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। इसे मौखिक पठन भी कहते हैं या मौखिक वाचन भी कहते हैं। क्लियर? सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है जानिए पहले। बालकों को शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना। क्लियर? बालकों को उचित स्वर यति गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करना।
ठीक ना। देखिए यति गति मैं बताया, स्वर, यति, गति और लय। यति का मतलब होता है रुकना, ठहराव, समझ में आई बात। और उसकी गति में पढ़ना। जैसे देखिए आपको भारत की जो संवैधानिक प्रस्तावना है उसको बोलने के लिए बोला जाए तो आपको विराम चिन्ह, आप कहाँ अर्ध विराम, कहाँ पूर्ण विराम, किस तरह से बोलना है। गर्व से शपथ लेते हैं हाथ ऐसे करके, ध्यान इस जगह पर नहीं है, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे। हम भारत के लोग, भारत को एक, समझ में आ रही बात। ये ऐसा नहीं करना, आप शपथ ले रहे हैं तो ऐसे एकदम बोल्डली बोलना है। हम देखिएगा, हम वहां कौमा है, भारत के लोग कौमा है, भारत को एक कौमा है कि नहीं बताइए। आप उच्चारण ऐसे बच्चे को सिखाना है आपको। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और सुनिए बढ़िया से, ये इस तरह का उच्चारण करना है। और हम लोग क्या करते हैं, सही तरीका से उच्चारण भी नहीं करते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, याद रखिएगा, जब हम कोई वाक्य को बोलते हैं और कंजक्शन से वाक्य जुड़ा हुआ हो, ठीक ना, संयोजक से जुड़ा हुआ हो, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए जैसे बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह तथा बोलना है। अगर जी इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बोलना है। ये कंजक्शन वाला जो वर्ड है उसको वहां तक हम ले जाएंगे, ठीक, उसके बाद आगे का वर्ड पढ़ेंगे। कुछ लोग यही करेंगे, क्या, बालकों को ध्वनियों के उचित रखकर पठन में निपुण बनाना, ये गलत है। आपकी सही है, चलेगा, लेकिन आप में वो विकसित नहीं है। इसका मतलब पठन कौशल विकसित नहीं है ना। आप ये दूसरे को सिखाएंगे फिर कहेंगे आप ही विद्वान हो गए, तो हम इतना, मेरा एक्सपीरियंस 50 साल का है, अब सिखाने के लिए आप ही चले हैं, आप ही को कोई कहने लगेंगे फिर, है कि नहीं बताइए। तो ये क्या है, वो मॉडर्न में नहीं है, लेटेस्ट जो है नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे, बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में निपुण बनाना, ऐसे बोलना है, ठीक ना। तो अकेले नहीं बोलना है उसको, और हम लोग इसी तरह से पढ़ देते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं बताइए। तो ऐसे भी सीखना है। कोई शपथ ले रहे हैं, कोई अन्य कार्यक्रम में शामिल है, तो कहीं वाचन कर रहे हैं कोई पत्रिका, तो ऐसे पढ़ना है। आगे देखिए, इसमें बालकों को ऐसा निपुण बनाना, उसके बाद अगला है 4 नंबर में, लिखिए एक और लिखिए, विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ एवं विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की, अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना, योग्यता प्रदान करना। आप यदि विराम चिन्ह बढ़िया से पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि इस स्किल्स में आप बहुत अच्छे रहेंगे। अगला है, बालकों में मौखिक पठन के द्वारा, बालकों में मौखिक पठन के द्वारा आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, अरे आत्मविश्वास अलग हो गया, अलग अलग एक ही साथ होना चाहिए। आत्मविश्वास
एवं आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता विकसित करना, विकसित का महत्व। अगला पॉइंट, सस्वर सस्वर वाचन का महत्व। लिखिए, सस्वर वाचन से बालक की सस्वर वाचन से बालक की झिझक, संकोच व बालक की झिझक, संकोच व हिचकिचाहट 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 ऐसे लिखिएगा, हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है, आदि का निराकरण होता है। दूसरा, बालकों का शब्दोच्चारण शुद्ध होता है, बालकों का शब्दोच्चारण शुद्ध होता है, बालकों का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, बालकों का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। हिचकिचाहट, हिचा है, हिचकिचाहट, ठीक है। बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बालकों में शब्द भंडार में लगता है ठीक से नहीं लिखा है ना, बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। हो गया। सस्वर वाचन से बालक की झिझक, उसके अंदर संकोच, उसकी हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है। आप बार बार बोलेंगे, खड़ा होंगे तो प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, तो आपके ये सारा चीज आपसे दूर होगा कि नहीं। हाँ, बालकों का शब्दोच्चारण शुद्ध होता है, शुद्ध बोलने की कला उसमें विकसित होती है। बालकों का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। अक्षर विन्यास समझ रहे हैं, वाक्य बोलने की तरीका, वाक्य कौन है, उपवाक्य कौन है, आश्रित वाक्य कौन है। जब वाक्य आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा वाक्य बहुत तरह के होते हैं। एक इतना ही नहीं जानिए, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, इतने ही पढ़ करके सीमित मत होइए। आश्रित वाक्य और उपवाक्य कितने हैं, निषेधात्मक वाक्य कौन है, संकेतार्थक वाक्य क्या है, बहुत सारे वाक्य हैं। तो इसकी सारी अक्षर विन्यास की जानकारी होती है उससे, है ना। बालकों का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, बालकों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अगला लिखिए, कितना नंबर गया था,
5 नंबर में लिखिए, बालकों की दृश्य इंद्रियां, ओहो, बड़ा मिस्टेक है। बालकों में दृश्य इंद्रियां, दृश्य इंद्रियां, दृश्य धन इंद्रियां, दृश्य इंद्रियां बालकों में, बालकों में नहीं की, सॉरी, बालकों की आप लोग लिखे हैं? अच्छा ठीक ठीक, बालकों की, बालकों की दृश्य इंद्रियां ध्वनि यंत्र एवं मस्तिष्क, ध्वनि यंत्र एवं मस्तिष्क, मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं, तीनों प्रशिक्षित होते हैं। आप लोग छुट्टी के दिन में ये क्लास को 3 घंटा या 2 घंटा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो छुट्टी के दिन में लगातार 2-3 क्लास मेरा आप क्यों नहीं कर लेते हैं? जिस दिन मैं छुट्टी में रहता हूँ, एकदम गोल्डन टाइम रहता है मॉर्निंग में एकदम पढ़ाने में, तो और बेहतर रहता, संडे वगैरह को, है ना। सस्वर वाचन के अभ्यास से, सस्वर वाचन के अभ्यास से, सस्वर वाचन के अभ्यास से बालक वाद विवाद एवं से, बालक वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण होते हैं, एवं भाषण कला में निपुण होते हैं। इससे बालक नवीन शब्दों, इससे बालक नवीन शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों व मुहावरों से, लोकोक्तियों व मुहावरों से परिचय प्राप्त होते हैं, मुहावरों से इससे बालक नवीन शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से परिचय प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए इससे कितना फायदा है। देखिए बालकों में दृश्य इंद्रियां, दृश्य धन इंद्रियां, दृश्य इंद्रियां देखने की जो इंद्रियां हैं वो ध्वनि यंत्र और मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं। स्वस्वर वाचन के अभ्यास से बालक वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण होते हैं। इससे बालक नवीन शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों व मुहावरों से परिचय प्राप्त होते हैं या परिचय प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब हम लोग के बीच में चलें कि एक बेहतर उत्तम सस्वर वाचन के कौन कौन से गुण हैं। बच्चों में क्या होता है? ध्वनियों का ज्ञान होता है, उच्चारण की शुद्धता होती है, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूं रोको मत जाने दो, एक बोलता हूं रोको मत जाने दो,
इतना ही में अंतर भाग जाएगा कि नहीं बताइए, है ना। तो ऐसे उच्चारण पर हमें विराम चिन्ह का भी प्रयोग करके हम सस्वर वाचन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर यदि विराम चिन्ह के ध्वनियों का सही वाचन नहीं किया जाए तो शब्द का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कि नहीं बताइए। अस्पष्टता आती है, उसमें प्रवाहपन की भावना, प्रवाहता होती है और उपर्युक्त शब्दों पर बलाघात होता है। जैसे मैं लिखता हूं, आप लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए क्या पढ़ें बोलिए, क्या लिखे हैं बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, तो आप बोलिए। कलम कमल, अच्छा ठीक, आप पढ़िए क्या बोले। देखिए यहाँ यही अंतर भाग गया, आपकी बलाघात क्षमता कम है इसमें, समझ गए ना। इसका मतलब आप नहीं पढ़ पाए अच्छा से। यहां ध्यान देना, ये जो उच्चारण है ये इस दोनों की अपेक्षा कम बोलना है। बोलते हैं कलम, कलम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कलम। कमल बोलते हैं ना, उससे कम है। तो ये बलाघात है, ये जोर कम देना है। तो आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ने लगेंगे तो इसको ध्यान देना है। उसके बाद अर्थ की बेहतर प्रवृत्ति जगती है और स्वर में रसात्मकता आती है और वाचन की मुद्रा सही होती है। अब ज़्यादा लगता है कि घबरा रहे हैं, छोड़ देता हूँ। ठीक ठीक, आज इतना ही पढ़ाकर समाप्त करते हैं। ठीक।